गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आप सिल्वर बेडिंग चैप्टर आपको मैंने कराया था। सिल्वर बेडिंग चैप्टर आपको पढ़ा दिया था लास्ट टाइम। पिछले समय आपको सिल्वर बेडिंग चैप्टर पढ़ाया था और सिल्वर बेडिंग चैप्टर के साथ में पढ़ाने के साथ साथ प्रश्नों पर आते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है। वो जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकती है जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्तित्व विशेष वाद या बात का प्रभाव नहीं है। तीसरे संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त रही, जिसके अनुसार मुझे आचार विभाग के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं खुल जाती। अब बेटी कहने के हिसाब से कपड़े पहनती हैं और बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती। दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन में शिकार है। वे सिद्धांतवादी इस कारण परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर कृष्णता का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए अंत में हठेयाल मरे। संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखता है, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान आदि में रहना पसंद नहीं करती। आधुनिक भौतिक सुविधा और बंधन मानते हैं। फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। पाठ में जो हुआ बात कितनी अर्थ छवियां बोल सकते हैं, या जो हुआ अर्थ की दो छवियां। पाठ में जो हुआ पहली बार तब आता है यशोधर बाबू कृष्णदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ है कृष्णदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा, कृष्णदा ही उपयोग करते हैं, वे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। कहते हैं भाव उन सभी जन इसी जो हुआ से मरते हैं, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो गरीब हो, मरते हुए जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में आखिर में अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। समाउ इम्प्रॉपर। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश को उनके व्यक्तित्व और कहानी के तत्व से क्या संबंध बनता है? समाउ इम्प्रॉपर का अर्थ कुछ ना कुछ गलत जरूर है। यशोधर बाबू इस वाक्यांश का प्रयोग वास्तव में आज की स्थिति पर सच्चा वर्णन करता है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकार करना सहज नहीं। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, दफ्तर में सिल्वर बेडिंग, स्कूटर की सवारी पर, अपनों से परायपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, छोटे साले के ऊंचेपन पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक कटने की विदेशी परंपरा पर आदि इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। इसका अपेक्षित रह गया, अर्थात वे समय के अनुसार स्वयं को नहीं ढाल पाए। यशोधर बाबू कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? कैसे? यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेरे जीवन पर मेरे बड़े भाई साहब का प्रभाव है। वे शिक्षाविद हैं। उन्होंने परीक्षा प्रथम श्रेणी में हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कई विषयों का उनको ज्ञान है। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया, शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वे विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके विचार कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम भी मिले। मेरे अध्यापक पसंद हैं। मैं बड़े भाई की सरलता और सादगी से बहुत प्रभावित हूँ। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बैठा पाती है? यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना उसके स्वरूप का ही सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियां इस कहानी की मूल संवेदना को प्रस्तुत करती है। आज के परिवारों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई पड़ता है। आज के परिवारों में भी यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं जो चाहकर भी स्वयं को बदल नहीं पाते। दूसरों को बदलता देखकर
वे क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि समय और समाज समय और समाज को बदलना जरूरी है। समय परिवर्तनशील है, व्यक्ति को उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। अब कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? यहाँ पर 3 तत्व दिए हैं। हाशिए पर धकेल जाते मानवीय मूल्य, नंबर 2 पीढ़ी का अंतराल, नंबर 3 पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इस कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया। यशोधरा पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं। जब उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति प्रभावित हैं, वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्माण करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधरा स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान और पत्नी उनसे आगे हैं। वह पुराने आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी कर्मचारियों के साथ ऐसी संबंध बनाए हुए हैं। चड्डा की चौड़ी मोहरी वाले उन्हें समाऊ प्रॉपर लगती है। उन्हें बीवी बच्चों का रहन सहन भी अनुरूप जान पड़ता है। जिन सामाजिक मूल्यों को बनाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पूरे जोर से विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को फटीचरी सिल्वर वेडिंग के मानती है। वह रिश्तेदारी निभाने का घाटे का सौदा बताती है। इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर ईश्वर बाबू के पिता उनके लिए नया गांव लाते हैं, ताकि घटे फ्लोवर से उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। यशोधर बाबू उन्हें मान सम्मान की मान सम्मान की, न कि मस्तिष्क की। अतः कहानी के अंतर की कहानी कहता है कि कहानी क्या है, मूल संवेदना है। अपने घर विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलाव के बारे में लिखो जो सुविधाजनक आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। अच्छा न लगने के कारण क्या होंगे? प्रकृति परिवर्तन का नियम है, प्रकृति का नियम परिवर्तन है। बदलना ही समय की पहचान है। आज का घर का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। एकल परिवारों ने संयुक्त परिवारों की जगह ले ली है। यद्यपि यह सुविधाजनक है, किंतु इसके बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। विद्यालय आधुनिक धारण कर चुके हैं, लेकिन बुजुर्गों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कारण स्पष्ट है, आधुनिकता के नाम पर इन विद्यालयों में पाश्चात्य संस्कृति का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। शिक्षा और परिवार में परिवर्तन के नाम पर संस्कृति का परित्याग होता जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा मिलती है? नीचे दिए खबरों में से आप जिसके समर्थन में अपने अनुभव और सोच के आधार पर तर्क दीजिए। पहला, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने व सहानुभूति के पात्र नहीं है। नंबर 2, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, अर्थात आपस में स्वयं में युद्ध है, जिसके कारण उन्हें नया कभी कभी खींचता है तो पुराना छूटता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। नंबर 3, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। प्रस्तुत कथा में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण कि नया उन्हें कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। ये बातें कहानी पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पूर्णतः लागू होती है। पुरानी सोच के व्यक्ति है, समाज को अपने मूल्यों के हिसाब से चलाना चाहते हैं, बच्चों की तरक्की से खुश हैं। उन्हें कृष्णा की मौत का कारण समझ में आता है, वह स्वयं को छोड़ नहीं पाते, स्वयं को अपेक्षित मानने लगते हैं, चाहते हैं कि उनमें कि नई में उन्हें खुशी होती है, परंतु दुख भी है कि इसलिए यही ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जरूरी है। अंतिम प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के अंदर यशोधर बाबू के अंत को स्पष्ट कीजिए। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी की प्रतिनिधि है, वे आधुनिकता और प्राचीनता में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, नए विचारों को संचय की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह वे ऑफिस घर दोनों से बेगाने हो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, रिश्तेदारी जमाना चाहते हैं, परंतु मकान खरीदना नहीं चाहते, अच्छे मकान में जाने को तैयार नहीं होते, बच्चों की प्रगति से प्रसन्न है लेकिन उनके निर्णयों से असहमत है, सिल्वर वेडिंग के आयोजन से बचना चाहते हैं। इस प्रकार से पाठ के आधार पर, सिल्वर वेडिंग के पाठ के आधार पर हम निष्कर्ष पहुंचते हैं कि यशोधर बाबू का पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता के बीच में आपको खूब द्वंद्व रहा और विचारों में टकराव रहा। परिवार के साथ उनका सामंजस्य ठीक प्रकार से या वातावरण, सामाजिक वातावरण बदलते वातावरण के कारण जो है उनका व्यवहार जो है सही ठीक प्रकार से
सामंजस्य में नहीं रहा। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी मनोज श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती है। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक नई उपलब्धियों को समेटे हुए दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए। जो हुआ और समहाउ इम्प्रॉपर, दो जुमले कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ हुआ यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव और समहाउ इम्प्रॉपर में एक निर्णय अनिर्णय की स्थिति की है। दोनों ही भाव कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर द्वंद्व हैं। द्वंद्व अर्थात दोनों, ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू का जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं वहीं समहाउ इम्प्रॉपर का अनुभव करते हैं, अर्थात कुछ न कुछ गड़बड़ है। किंतु वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इस द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश में रूप में भी पढ़ा जा सकता है। इस बार चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा चैप्टर व्याकरण में पढ़ेंगे रस। रस अर्थात आनंद। हिंदी में किसी काव्य कहानी को पढ़कर या सुनकर जो आनंद अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं।
उसे रस कहते हैं। किसी बात को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता को जो आनंद अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के चार गुण हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी। रस के चार मुद्दे हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव सर्वदा के हृदय में स्थित या विद्यमान जो भाव सदैव स्थिर रहते हैं उन भावों को हम कहते हैं स्थायी भाव। यानी किसी व्यक्ति के हृदय में स्थित मनोभाव, मन के जो भाव जो सदैव से स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो जो है स्थायी भाव कहलाते हैं, जिनकी संख्या 9 मानी गई है। वर्तमान समय में आज रस 11 किए गए थे, 10 का अध्ययन करते हैं और एक रस और बढ़ा दिया गया है।
9 रस माने गए थे, जिसमें से अब 10वां रस सम्मिलित किया गया है। 10वां मैंने लिख दिया है, ये नया है। श्रृंगार रस से दूसरा एक नया रस बना, इसे वात्सल्य रस कहा गया। तो यहाँ 10 रस मौजूद है। वर्तमान समय में 11 रस, 11वां रस भी शामिल किया गया है। 9 रस है। इसका स्थायी भाव वृद्धि है, रस सिद्धार्थ है, आस है, हास्य, शोक, करुण, सावीर, क्रोध, रौद्र, भय, भयानक, विभत्स, विस्मय, अद्भुत, निर्वेद, शांत और बस वात्सल्य। इस प्रकार से स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या 10 है। प्रारंभ में ये 9 थे, अब वर्तमान समय में उनको 10 माने गए। इसमें से रसों को जागृत करने वाली सामग्री को विभाग कहते हैं। विभाग में 3 भेद हैं, आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय। आलम्बन किसी व्यक्ति वस्तु के कारण स्थायी भाव प्राप्त होता है।
उसे आलंबन विवाह कहते हैं। जैसे नायक, नायिका, और प्रकृति। हाँ, दूसरा उद्दीपक, स्थायी भाव को उद्दीप या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाग कहलाते हैं। जैसे प्रकृति सौंदर्य, इत्यादि।
कई बार की बात करें तो भाव में तीन है, तो आपके तीन है, आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय। आलम्बन कहते हैं उन कारणों या स्थायी भाव जागृत होते हैं, उद्दीपन कहते हैं भावों को जागृत होने की तीव्रता जिन कारणों से बढ़ती हुई अर्थात जिन कारणों से भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन, और वे कारण जिनके कारण से भावों की तीव्रता जागृत होती है वे उद्दीपन कहलाते हैं। और आश्रय जिसके हृदय में भावों को से आश्रय कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अनुभाव पर। मन के भाव को करने वाली मानसिक और शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति पर दया करना, किसी व्यक्ति को देखकर आपको दया आ रही है, तो ये मन के अंदर जागृत होने वाले भाव हैं और उसके प्रति आप क्या करना चाहते हैं वो कहलाते हैं अनुभाव। उनको अनुभाव कहते हैं। इसके बाद आते हैं संचार के भाव पर। ऐसे भाव को मन में केवल थोड़े समय के लिए होते हुए थे और उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भावों को हम कहते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है।
प्रकार से संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आगे 10 पे आगे जैसा इसके सब दोबारा बात करेंगे नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में। आज के लिए यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।